हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 2 मानवतंत्र। तो मानवतंत्र में जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो पढ़ लिया था अपन ने। नर जनन तंत्र पढ़ लिया था, मादा जनन तंत्र भी हमने पढ़ लिया था और अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रजनन की अवस्थाएं हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे पार्ट्स कैसे बन रहे हैं, इतना लंबा ये चैप्टर क्यों चल रहा है। तो ये चैप्टर जो है बहुत बड़ा है, सबसे ज़्यादा नंबर वेटेज भी इसी के हैं। 6 नंबर का अकेला लेसन आता है, इससे ज़्यादा बड़ा, इससे ज़्यादा नंबर वाला कोई भी अन्य चैप्टर नहीं है। तो बड़ा होने की वजह से ये इतना लंबा चल रहा है और क्लासेस में भी जब इसको पढ़ाया जाता है तो 25 से 30 क्लास इसके लिए लगानी पड़ती है, तब जा कर के कहीं ये लेसन पूरा होता है। इसलिए इसके थोड़े से ज़्यादा पार्ट्स हैं। आगे आने वाले लेसन जो है इतने बड़े नहीं होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और चलते रहें। तो आज अपना जो टॉपिक है प्रजनन की अवस्थाएं हैं, तो चलिए इसको अपन शुरू करते हैं। आज मनुष्य में प्रजनन की निम्न अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो कुछ अवस्थाएं हैं जो कि मनुष्यों में विशेषकर पाई जाती है प्रजनन के लिए। तो पहला है यहाँ पर युग्मक जनन। तो चलिए समझते हैं युग्मक जनन को। वृषण तथा अंडाशय में अगुणित युग्मकों की निर्माण विधि को युग्मक जनन कहा जाता है। वृषण तथा अंडाशय में अगुणित युग्मकों का जो निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। तो अपन ने जब टॉपिक स्टार्ट किया था ये जनन तंत्र वाला, तो वहाँ पर अपन ने जनन वाला जो टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार के युग्मक होते हैं, नर युग्मक होते हैं, मादा युग्मक होते हैं। नरों से जो प्राप्त होते हैं वो नर युग्मक होते हैं और मादा से जो प्राप्त होते हैं वो मादा युग्मक होते हैं। सीधी सी बात है। तो नरों से जो प्राप्त होते हैं नर युग्मक, वो नर युग्मक किसे कहते हैं, शुक्राणु को कहते हैं। और मादा युग्मक किसको कहते हैं, अंड या अंडाणु को कहते हैं। ये अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। नर के वृषण में होने वाली इस क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो नरों में क्या होती है, वृषण में क्रिया होती है, और वृषण में किसका निर्माण होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है, जिसे कि हम शुक्राणु के नाम से जानते हैं। तथा ये क्रिया शुक्र जनन कहलाती है। और शुक्राणु निर्माण की जो ये क्रिया है इसको किस नाम से जाना जाता है, शुक्राणु जनन के नाम से जाना जाता है। मादा में अंडाशय में युग्मों का निर्माण जिस क्रिया से के द्वारा होता है उससे अंडजनन कहा जाता है। तो मादा में भी क्या होता है, अंडाशय में क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं। और अंडाणुओं का निर्माण जिस क्रिया के द्वारा होता है उस क्रिया को क्या कहा जाता है, अंडजनन की क्रिया कहा जाता है। तो शुक्र जनन क्या है, शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया। अंडजनन क्या है, अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब पॉइंट बी पर चलते हैं, निषेचन। तो पहला पॉइंट स्टेप अपन ने पढ़ा युग्मक जनन और दूसरा अपन पढ़ेंगे निषेचन। ठीक है, तो प्रजनन की अवस्थाएं अपन पढ़ रहे हैं। कोई भी जीव जब है पैदा होता है, जन्म लेता है, तो कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं वो सारी अपन जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो युग्मक बने, नर युग्मक बने, मादा युग्मक बने। अब नेक्स्ट आता है निषेचन। निषेचन में क्या होगा कि ये जो नर युग्मक और मादा युग्मक बने हैं, शुक्राणु और अंडाणु, ये आपस में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आइए जानते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। मादा में उपस्थित अंडाणु मैथुन के दौरान नर द्वारा छोड़े गए शुक्राणुओं के संपर्क में आते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, निषेचन के दौरान नर युग्मक मतलब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तथा संयुग्मन कर जायगोट का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। तो अपन ने कल भी पढ़ा था मादा जनन तंत्र में, तो वहाँ पर मैंने आपको ये क्लियरली बताया था। तो देखो होता क्या है, शुक्राणु योनि मार्ग से प्रवेश करते हैं। ठीक है, शुक्राणु जो होते हैं योनि मार्ग से प्रवेश करते हैं। और देखिए यहाँ पर अंडाणु है, ये कौन सी जगह पर है अंडाणु, फैलोपियन ट्यूब में। शुक्राणु आकर के फैलोपियन ट्यूब में जो अंडाणु है वो अंडाणु से आकर के मिल जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। अभी फैलोपियन ट्यूब में जो अंडाणु है आया कहाँ से है, देखिए अंडाशय है। अंडाशय में जो पुट्टिकाएँ होती हैं वो पुट्टिकाओं में से एक कोशिका, अंड कोशिका, परिपक्व होकर के अंडाणु के निर्माण में परिवर्तित होकर के कहाँ आती है, फैलोपियन ट्यूब में आती है, अंडवाहिनी में आती है। और अंडवाहिनी में ही कौन आ जाता है, शुक्राणु भी आ जाता है। दोनों आपस में यहाँ पर आकर के मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर होती है, तो वो अंडवाहिनी में होती है। ये आंसर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो युग्मक जनन की 2 अवस्था अपन पढ़ चुके हैं। एक है युग्मक जनन, जहाँ शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण हुआ, युग्मकों का निर्माण हुआ, युग्मकों का जनन हुआ।
और दूसरी है निषेचन, जिसमें जो युग्मक है, नर युग्मक मादा युग्मक दोनों आपस में मिल जाते हैं और दोनों के मिलने से क्या बनता है, जायगोट का निर्माण होता है। देखिए ऊपर ऊपर लिखा हुआ है जायगोट का निर्माण होता है। ये जायगोट के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो निषेचन होते ही क्या बन जाएगा, वो जायगोट बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विदलन तथा भ्रूण का रोपण। युग्मनज समसूत्री विभाजन द्वारा एक संरचना बनाता है जिसे कोरक या ब्लास्टुला कहते हैं। ये कोरक या ब्लास्टुला क्या है, जो जायगोट बना वो जायगोट क्या होगा, उसमें समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन क्या होता है, जब एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, एक कोशिका से दो नई कोशिकाएं बनती है, तो उसे विभाजन कहते हैं। और समसूत्री विभाजन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो मातृ कोशिका होती है, मतलब जिस कोशिका से नई दो कोशिकाएं बनी हैं, उसमें वो नई कोशिकाओं में और पहले वाली कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। ठीक है, इसलिए इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। समान गुणसूत्र होते हैं इसलिए, जिससे कोरक ब्लास्टुला कहा जाता है। तत्पश्चात कोरक गर्भाशय के अंतस्थ में जाकर स्थापित हो जाता है। यह प्रक्रिया भ्रूण का रोपण या एम्ब्रायो इम्प्लांटेशन कहलाती है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं चित्र के माध्यम से। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था कि निषेचन होता है। निषेचन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। और फेलोपियन ट्यूब में उपस्थित जो अंडाणु है, ये क्या करता है, निषेचित होने के बाद जायगोट बन जाता है। और जायगोट क्या होता है, आगे जाकर के भ्रूण गर्भाशय में जाता है और गर्भाशय की दीवार पर जाकर के चिपक जाता है। और यहाँ पे चिपकने के बाद क्या होता है, अपना पोषण वोषण प्राप्त करता है और विभाजन करता है। और विभाजन करने से जो नई संरचना बनती है उसे कहते हैं ब्लास्टुला या कोरक कहा जाता है। ये होती है बहुकोशिकीय। और ये किस विभाजन के द्वारा बनती है, समसूत्री विभाजन के द्वारा ये बनती है। तो विदलन भ्रूण रोपण इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट है प्रसव। तो ब्लास्टुला का निर्माण हुआ और प्रसव किस प्रकार से होता है जानते हैं। भ्रूण रोपण के पश्चात भ्रूणी विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है और गर्भस्थ शिशु का पूर्ण विकास होने पर बच्चा जन्म ले लेता है। शिशु जन्म की प्रक्रिया प्रसव कहलाती है। तो ठीक है, इसी प्रकार से क्या होता है, जो ब्लास्टुला था जो जाकर के रोपित हो चुका था गर्भाशय में, वहाँ पर जाकर के विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। विभिन्न अवस्थाएं जो कि प्रसव की अवस्थाएं होती है, शिशु के विकास की अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं से गुजरता है और धीरे धीरे विकास करता है। और गर्भस्थ शिशु का पूर्ण तरह से विकास जब हो जाता है तब वो जन्म ले लेता है और इस दुनिया में आ जाता है। तो ये सारी अवस्थाएं अपन ने पढ़ी। कौन कौन सी अवस्थाएं पढ़ी एक बार और देख लेते हैं। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा अपन ने युग्मक जनन। युग्मक जनन में क्या हो रहा है, युग्मकों का जनन हो रहा है, युग्मक बन रहे हैं, अंडाणु शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। अंडाणु कहाँ बन रहे हैं, अंडाशय से, और जो शुक्राणु है वो कहाँ बन रहे हैं, वृषण में बन रहे हैं। नेक्स्ट अपना निषेचन की प्रक्रिया किसको कहा था अपन ने, याद करो, जो फेलोपियन ट्यूब में जाकर के, फेलोपियन नलिका में जाकर के जो शुक्राणु और अंडाणु मिल रहे थे वहाँ पर उससे क्या कहा था अपन ने, निषेचन बोला था। और निषेचन के फलस्वरूप जायगोट का निर्माण हुआ था। फिर उसके बाद विदलन हुआ। विदलन जायगोट के अंदर हुआ और जायगोट से समसूत्री विभाजन के द्वारा एक संरचना बनी जिसे ब्लास्टुला कहा और ये जाकर के गर्भाशय में रोपित हो जाती है। नेक्स्ट था प्रसव। प्रसव के समय क्या होता है, जो ब्लास्टुला जाकर के रोपित हो चुका था विभिन्न विकास की अवस्थाओं से गुजरता है और फिर संपूर्ण शिशु के रूप में परिवर्तित होता है और फिर जन्म ले लेता है। तो उस जन्म लेने की जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं प्रसव। नेक्स्ट अपना टॉपिक तंत्रिका एवं तंत्र, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो तंत्रिका क्या होती है, तंत्रिका तंत्र एक प्रकार का तंत्र है जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं और एक तंत्र जिसे अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। तो दोनों ही तंत्र हैं, दोनों ही तंत्रों के बारे में अपन यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए समझते हैं। मनुष्य के विभिन्न अंग आपस में एक दूसरे के परस्पर सहयोग या समन्वय के साथ कार्य करते हैं। तो मनुष्य के जितने भी अंग हैं आपस में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं एक दूसरे का और सहयोग से कार्य करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, फेफड़े जो होते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं, कोशिकाओं में रक्त में पहुंचाने का कार्य करते हैं और ये रक्त कौन पहुंचाता है, हृदय पंप करके फेफड़ों तक पहुंचाता है। तो फेफड़े और हृदय जो है इन दोनों के बीच में समन्वय है,
इसी प्रकार से अपना पूरा जो शरीर है ये आपस में समन्वय का कार्य करता है। इसी प्रकार से जो रक्त आता है उसको शुद्ध करने का काम कौन करती है? किडनियाँ करती है। किडनी में जो भी नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है वो निकालने का काम करती है। तो इस प्रकार से पूरा शरीर मिलजुल करके प्रत्येक अंग अपने शरीर का कार्य करता है। और इस समन्वय को बिठाने का कार्य कौन करते हैं? यही दो तंत्र करते हैं, तंत्रिका तंत्र एवं अंतस्त्रावी तंत्र। तो इन्हीं के बारे में अपने को जानना है। यहाँ पर यह तारतम्य अंगों तथा अंग तंत्रों की क्रियाओं के लिए आवश्यक है। कोई भी अंग तंत्र स्वतः रूप से यथा योग्य कार्य नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी एक अंग तो कार्य करता है, बाकी के अंग कार्य न करें। सभी को मिलजुल के ही कार्य करना पड़ता है, तभी जाकर के पूरा शरीर चलता है। अंग तंत्रों के आपस में समन्वय हेतु शरीर में विशेष प्रकार का तंत्र होता है, जिससे तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। ठीक है। विभिन्न तंत्रों के समन्वय को बेहतर ढंग से स्थापित करने हेतु मानव शरीर में एक अन्य तंत्र भी होता है, जिसे अंतस्त्रावी तंत्र कहा जाता है। ये कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र सभी कोशिकाओं के कार्य का नियंत्रण नहीं कर सकता। ऐसे में कुछ कार्य अंतस्त्रावी तंत्र द्वारा भी संपादित किए जाते हैं। तो सभी प्रकार के कार्य अगर आप तंत्रिका तंत्र पर डाल दोगे तो वो नहीं कर पाएगा, उसको मदद की ज़रूरत है। और उसकी मदद कौन करता है? इसके लिए अंतस्त्रावी तंत्र करता है। तंत्र में कई नलिका विहीन ग्रंथियाँ हार्मोन स्त्रावित करती है। अब अंतस्त्रावी तंत्र कैसे कार्य करता है? इसमें बहुत सारी ग्रंथियाँ होती है जो कि अपने हार्मोन्स को स्त्रावित करने का कार्य करती है। काय में स्त्रावित करती है, रक्त में स्त्रावित करती है। ठीक है। यह हार्मोन एक संदेशवाहक का कार्य करते हैं। ये जो हार्मोन तो अंतस्त्रावी ग्रंथियाँ जो होती है नलिका विहीन होती है, और ये अपना जो स्त्राव होती है, जो अपने हार्मोन्स होते हैं, वो सब रक्त में स्त्रावित कर देती है। हार्मोन एक संदेशवाहक का कार्य करते हैं। तो ये जो भी हार्मोन होते हैं क्या करते हैं? संदेशवाहक का कार्य करते हैं। संदेश को लेकर के जाते हैं कि जिन कोशिकाओं पर ये लेके जाते हैं, उन कोशिकाओं को क्या कार्य करना होता है, वो इन्हीं हार्मोन में संदेश होते हैं। तथा विभिन्न अंगों के क्रियाकलाप को नियंत्रित करते हैं। तो ये जो हार्मोन होते हैं ये क्या करते हैं? ग्रंथियों से स्त्रावित होते हैं। ग्रंथियों से स्त्रावित होकर के रक्त में प्रवाहित होते हैं, और ये रक्त के माध्यम से विभिन्न अंगों तक जाते हैं। और उन अंगों को क्या कार्य करना है वो इन हार्मोन के द्वारा संपन्न होता है। तथा विभिन्न अंगों की क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है। तो ये वही बात है कि विभिन्न अंगों की क्रियाकलापों को ये नियंत्रित करने का कार्य करते हैं जो हार्मोन होते हैं वो। उपरोक्त दोनों तंत्र आपस में वातावरण के अनुसार प्राप्त जानकारी व संवेदनाओं को विभिन्न अंगों तक पहुँचाने, प्रतिक्रिया करने तथा विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य बैठाने का कार्य करते हैं। तो अभी अपने दोनों तंत्रों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जानी। एक था तंत्रिका तंत्र और एक था अंतस्त्रावी तंत्र। तो जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें क्या होता है? तंत्रिकाएं होती है। तंत्रिकाओं के माध्यम से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। तंत्रिका क्या होती है? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। तंत्रिकाएं होती है तंत्रिका कोशिकाएं, एक तरह से लंबी तार के जैसी होती है। ये तार अपने पूरे शरीर में फैले हुए होते हैं। देखिए चित्र में आपको बताता हूँ। इस प्रकार से पूरे शरीर में तार फैले हुए होते हैं, और शरीर के प्रत्येक भाग को, प्रत्येक अंग को ये सूचनाएं पहुँचाते हैं कि उन्हें किस प्रकार से कार्य करना है। ठीक है। एक होता है अंतस्त्रावी तंत्र। अंतस्त्रावी तंत्र क्या होता है? बहुत सारी ग्रंथियाँ होती है। देखिए मैं चित्र आपको बताता हूँ। तो ये सभी प्रकार की ग्रंथियाँ हैं। हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, वृक्क, अग्नाशय, अंडाशय, गर्भाशय और वृषण। तो सभी प्रकार की ग्रंथियाँ, इन ग्रंथियों के द्वारा क्या होते हैं? हार्मोन्स स्त्रावित होते हैं, और जहाँ इनकी आवश्यकता होती है वहाँ ये चले जाते हैं रक्त में घुल करके, और वहाँ जा कर के ये अपना कार्य करते हैं, सूचनाएँ देते हैं, संकेत देते हैं विभिन्न अंगों को कि उन्हें किस प्रकार से कार्य करना है। तो चलिए आगे चलते हैं और ज़्यादा इसमें समझने की कोशिश करते हैं। तो मानव का तंत्रिका तंत्र है सबसे पहले। तो तंत्रिका तंत्र के बारे में जानते हैं। तंत्रिका तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। मानव तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो अंगों व वातावरण के मध्य विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है तथा साथ ही विभिन्न अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है। तो जो तंत्रिका तंत्र है वो क्या करता है? वातावरण तथा शरीर के विभिन्न अंगों के मध्य क्या करता है? सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है। ये जो तंत्रिका तंत्र है ये हमारे पूरे शरीर में इस प्रकार से तारों की तरह फैला होता है। तार और कुछ नहीं होती है, कोशिकाएं होती हैं जिन्हें तंत्रिका कोशिकाएं कहा जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो मस्तिष्क, ये पूरे तार जो होते हैं मस्तिष्क से जुड़े होते हैं,
और ये मस्तिष्क के ये तंत्रिका तंत्र भी आप देखोगे दो प्रकार के होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है और एक परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है शरीर के बीचों बीच होता है, एक तरह से कह सकते हैं केंद्र में होता है। तो मस्तिष्क जो होता है ये बीचों बीच होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। दूसरा भाग है मेरुरज्जु। ठीक है, तो ये जो है अपनी ये पूरी मेरुरज्जु है। ये मेरुरज्जु पूरे शरीर में नीचे तक फैली हुई होती है। मेरुरज्जु की स्थिति कहाँ होती है? यदि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के बीच में एक नाल होती है, उस नाल के अंदर ये धागेनुमा संरचना में, तंतुनुमा संरचना में पाई जाती है। उस रीढ़ की हड्डी के बीच में जो नाल उपस्थित होती है। और डिटेल में समझेंगे इसको, आने दो टॉपिक अभी तो स्टार्ट है। तो ये मस्तिष्क है और ये मेरुरज्जु है। तो इस प्रकार से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं और ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र के भी दो भाग है, गुच्छिका और तंत्रिका। तो यहाँ पर देखिए ये जो है मेरुरज्जु से ये जो तंत्रिकाएं निकल रही है चारों तरफ, ठीक है, ये तंत्रिकाएं फैल रही है इधर उधर, ये सारी है परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग। ठीक है, यही क्या होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है। तो चलिए आगे और समझते हैं इसको। तंत्रिका तंत्र दो भागों से में विभाजित होता है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो अभी आपने जाना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मैंने बताया था चित्र में, और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बिल्कुल बीच में है, ये मस्तिष्क आ गया उसमें, और मस्तिष्क के बाद ये पूरी मेरुरज्जु आ जाती है इसमें। ठीक है, ये पूरी मेरुरज्जु आ जाती है इसमें, जो लंबी सी संरचना है। सॉरी, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। तो ये पूरी संरचना जो है ये क्या होती है? मेरुरज्जु होती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा इनमें निकलने वाली तंत्रिका कोशिकाएं शामिल होती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। सबसे पहले ऊपर देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से क्या क्या होते हैं? मस्तिष्क होता है तथा मेरुरज्जु होता है तथा इनसे निकलने वाली कुछ तंत्रिकाएं होती हैं। ठीक है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को आपको ध्यान रखना है। दो चीज़ें इसमें मेन होती है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। कभी भी कोई पूछे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कितने भाग है? दो भाग है, एक है मस्तिष्क और एक है मेरुरज्जु। और जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होते हैं उसके भी दो भाग होते हैं, एक है संवेदीय अभिवाही और सेकंड है प्रेरक या अपवाही। ठीक है, तो पहला भाग देख लेते हैं अपन, संवेदीय अभिवाही। ऐसी तंत्रिकाएं जो उद्दीपनों को, ऊतकों व अंगों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लाती है। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लाती है। तो देखिए चित्र में यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अब ये जो है यहाँ तक सूचनाओं को लाना है अपन को मस्तिष्क के शरीर के विभिन्न भागों से। तो देखिए अगर अपन हाथ किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो इसकी सूचना अपने मस्तिष्क तक जानी चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा, ये हाथ से ये इन तारों के माध्यम से सूचनाएं जाएंगी और कहाँ जाएंगी? मेरुरज्जु तक जाएगी। जो अपनी मेरुरज्जु है यहाँ पर जाएंगी। ठीक है, और ये मेरुरज्जु क्या करेगी? इन सूचनाओं को कहाँ भेज देगी? मस्तिष्क तक। ठीक है, मेरुरज्जु से कनेक्ट होने के बाद ये मेरुरज्जु का काम है, मेरुरज्जु क्या करेगी? सूचनाओं को मस्तिष्क तक भेजने का काम करेगी। और मस्तिष्क क्या करेगा? जो भी उसको करना है, प्रतिक्रिया देनी है, हाथ हटाना है, नहीं हटाना है, क्या करना है, वो सूचना ये मस्तिष्क देगा वापस से। तो ये क्या कार्य, देखो अपन ने जो अभी पढ़ा, देखो संवेदी तंत्रिकाएं। तो संवेदी तंत्रिकाएं क्या करेगी? विभिन्न सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लेकर के जाने का कार्य करती है। जैसा कि अभी अपन ने चित्र में देखा, आप देख करके दोबारा देख सकते हो। ठीक है, आप चाहो जितनी बार देख सकते हो, तो उसको दोबारा देखो, जब तक समझ में ना आए तब तक उसको बार बार देखो। ऊतकों व अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लाने का कार्य करती है। सेकंड होती है प्रेरक या अपवाही तंत्रिकाएं। तो ये क्या कार्य करती है, आइए जानते हैं। ये ऐसी तंत्रिकाएं होती हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से नियामक उद्दीपनों को संबंधित अंगों तक पहुंचाती है। कार्यात्मक रूप से परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए इसके कार्य को समझ लेते हैं पहले अपन। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि कोई सूचना है, मान लीजिए आपके हाथ से गई मस्तिष्क तक, पहले तो जाएगी मेरुरज्जु से, मेरुरज्जु में जाएगी मस्तिष्क में। तो दो तरह की तंत्रिकाएं हैं, एक तो प्रेरक तंत्रिका तंत्र और एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र।
सॉरी, एक तो संवेदी है और एक प्रेरक है। तो संवेदी तंत्रिकाएं क्या करेगी, संवेदनाओं को लाने का कार्य करेगी। जैसे कि ये संवेदी तंत्रिकाएं क्या करेंगी, सूचनाओं को लेकर के जाएगी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक। ये आगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब मेरुरज्जु तक ले आई। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग ये, यहाँ से सूचना जाएगी मस्तिष्क में और मस्तिष्क से वापस आएगी मेरुरज्जु में। अब मेरुरज्जु से ये सूचना वापस से लेकर के जानी है अपने हाथ तक, हाथ की पेशियों तक। ठीक है, अब ये वापस जो सूचना जा रही है ना जिस तंत्रिका के माध्यम से, ये ही तंत्रिका क्या कहलाती है, प्रेरक तंत्रिकाएं कहलाती है। तो जो सूचना को ला रही थी वो तो थी संवेदी तंत्रिकाएं, और जो वापस लेकर के जा रही है वो कौन सी है, प्रेरक तंत्रिकाएं। अब क्या होगा, इस हाथ की पेशियों को सूचना मिलेगी और ये हाथ अपने आप वहाँ से हट जाएगा। और पेशियाँ क्या करेंगी, बल लगाएंगी और उस हाथ को वहाँ से हटा देगी। ठीक है, किसी भी गर्म चीज़ को आप जैसे टच करते हो, होता क्या है, प्रेरक तंत्रिकाओं के माध्यम से, बहुत गर्म चीज़ को टच कर रहे हो तो प्रेरक तंत्रिकाओं के माध्यम से क्या होगी, सूचना जाएगी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक, वापस से रिप्लाई आएगा तो कौन सी, संवेदी तंत्रिकाओं तक के माध्यम से तो गई अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक, और वापस कैसे आएगी, प्रेरक तंत्रिकाओं के माध्यम से सूचनाएं आएंगी और इस रिप्लाई को ग्रहण करेगी अपनी हाथ की पेशियां और अपना हाथ वहाँ से हट जाएगा। तो ये कार्य होता है। और शॉर्ट में बताऊँ आपको तो संवेदी तंत्रिकाओं का कार्य होता है सूचना को ले जाना, कहाँ, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर, और प्रेरक तंत्रिकाओं का कार्य होता है सूचनाओं को वापस से लाना। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। तो जो अपना यहाँ पर प्रेरक तंत्रिका तंत्र था, प्रेरक तंत्रिकाएं थी, उनको भी अपन ने दो भागों में वर्गीकृत किया है यहाँ पर, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अभी कायिक तंत्रिका तंत्र क्या होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसको अपन पढ़ेंगे आगे। ये पूरा टॉपिक है तो वहीं पर इसको पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बताऊँगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन यहाँ पर देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ऊपर लिखा है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि अभी अपने डिवाइड कर करके पढ़ा है यहाँ पर। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है दो भागों में बांटा जा सकता है, एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परिधि तंत्रिका तंत्र। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात पहले करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको अपन ने बोला था मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है, तो वही तो इसके भाग हैं, मेरुरज्जु और मस्तिष्क। मस्तिष्क को भी आप तीन भागों में बांट सकते हो, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ये क्या होते हैं, मस्तिष्क वाले टॉपिक में जो आगे आने वाला है उसमें अपन पढ़ेंगे। मस्तिष्क जो होता है, अग्र मस्तिष्क जो होता है, इसको अपन इंग्लिश में फोर ब्रेन कह सकते हैं, मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन कह सकते हैं और पश्चिम मस्तिष्क को अपन हिंड ब्रेन कह सकते हैं। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन अपन इनको कह सकते हैं, फोर, मिड और हिंड ब्रेन। नेक्स्ट अपना परिधि तंत्रिका तंत्र। तो परिधि तंत्रिका तंत्र को भी दो भागों में बांटा गया है, कायिक तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र जो होता है वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम इसको कहते हैं। ये ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ऐच्छिक क्रियाएं मतलब अपन कोई भी कार्य अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे चलना फिरना, घूमना आदि क्रियाएं जो होती हैं वो सारी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, तो वो इसके अंतर्गत आती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे सांस चलती है अपने आप चलती है, इसको अपन नियंत्रित नहीं कर सकते। दिल का धड़कना जो होता है वो अपन नियंत्रित नहीं कर सकते, वो भी ऑटोमेटिक होता है। इसलिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे पलकों का झपकना वो अपने आप होते रहता है, अपन उस पर ध्यान नहीं देते। तो ये सारी क्रियाएँ जो होती है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होती हैं, और जितनी भी ग्रंथियाँ होती है वो भी इसी के माध्यम से कार्य करती हैं, अपने आप कार्य करती हैं, इनको नियंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अपने आप जो क्रियाएं होती है, स्वयं जो क्रियाएं होती हैं वो होती है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को भी दो भागों में बांटा जाता है, अनुकंपी और परानुकंपी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अनुकंपी परानुकंपी क्या होते हैं, इसको भी अपन पूरे टॉपिक के रूप में आगे पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने भी बताया था आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आएगा वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आएगा, जो कि अपन कल पढ़ने वाले हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा उनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं से मिलकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट है अपना इसमें मस्तिष्क जो है बहुत थोड़ा बड़ा टॉपिक है, चित्र के माध्यम से सारी समझने वाली बातें हैं, तो उनको डिटेल में अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में इसको कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक मस्तिष्क के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।